Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video we will study chapter number 3 Atoms and Molecules, which is from the science of class 9th. In the previous video we studied about the atomic mass and atomic mass unit, which is represented as AMU or the unified mass U. And how we calculate the atomic mass, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसको भी हमने जान लिया था। पहले ऑक्सीजन के मास के साथ कंपेयर कराया, उसके बाद कार्बन के मास के साथ कंपेयर कराया। उसके बाद की अगर हम बात करें तो इसमें एक फ्रूट सेलर है, उसने उसके पास एक वाटरमेलन था, उसके वाटरमेलन के उसने 12 बराबर पीस कर लिए। हमने कल पढ़ा था कि एक यूनिफाइड मास को कार्बन 12 के मास के 12th पार्ट के बराबर कहा गया था, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। इस तरीके से हमने कल पढ़ा था। अब उसको समझाने के लिए यहाँ पर एक फ्रूट सेलर की बात की गई है। एक फ्रूट सेलर के पास एक वाटरमेलन है, उसने उस वाटरमेलन के 12 बराबर पार्ट कर लिए। And he makes 12 equal pieces of the watermelon and find the mass of each fruit he selling. और हर एक जो भी उसने बेचा फ्रूट को, उसके मास को उसने तोला, यानी कि उसके वेट किया। and find the mass of each fruit he is selling relative the mass of one piece of the watermelon. जितने भी उसने बेचा, जितना भी उसने सेल किया, उसने जो सेल किया उसको उसने इस्तेमाल किया एक वाटरमेलन के पीस से कंपेयर कराकर ही उसने पूरे के पूरे फ्रूट्स को वहां पर बेच दिए। तो उसने एक फ्रूट मास यूनिट बना दी, यानी कि FMU बना दी। उसी तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास भी होता है ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12। अगर उसने FMU की बात हुई है, उसी तरीके से यहाँ पर एक RMU यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। और रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एटम का क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एटम। उस एटम के एवरेज मास को अगर हम कंपेयर करा दें कार्बन 12 के 12th पार्ट से, तो जो हमारे पास मास निकल कर आता है that is equal to the relative atomic mass of that atom। जो भी किसी भी एटम का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास हम पता कर रहे हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू द मास ऑफ एटम, एवरेज मास ऑफ एटम इज डिवाइडेड बाय द 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 मास। यानी कि कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसके एक एटम का जो मास है उससे डिवाइड करा दें एक एटम के एवरेज मास में, तो जो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा वो उस एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल होगा। यहाँ पर कुछ एटॉमिक मासेस हमें कुछ एलिमेंट्स के दिए गए हैं। इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम हैज द एटॉमिक मास इक्वल टू 40। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट के एटम का अपना अलग अलग मास होता है। किसी का भी मास अपने आप में अगर कहेंगे, सबके मास जो है वो अपने आप में अलग अलग होंगे। कुछ के जो मासेस हैं वो सेम दिखाई देते हैं तो हम उनको एक अलग नाम देते हैं, और वहीं पर अगर एटॉमिक नंबर भी दिखाई देते हैं सेम, तो उनको अलग नाम से जाना जाता है। वो क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम्स आर of most elements are not able to exist independently। अगर ज़्यादातर एलिमेंट्स के एटम की बात करें तो उसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, वो एबिलिटी उसके अंदर पाई नहीं जाती।
वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के साथ कंबाइंड होकर मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं उनके एटम अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ज़्यादातर के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स जो हैं वो या तो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं या आयंस बना लेते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे बना लेंगे? जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइंड करेगा तो मॉलिक्यूल बना लेगा। और आयंस कब बना लेते हैं? बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन की लूजिंग या गेनिंग कर दी जाती है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, यानी दूसरे से ले लेते हैं या किसी दूसरे को दे देते हैं, तो उस तरीके से आयंस बन जाते हैं। और जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल भी बना लेते हैं। तो इस तरीके से वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, तब वो वहाँ पर एग्जिस्ट लंबे समय तक कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली वो लंबे समय तक नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स अपने आप में है क्या? एक मॉलिक्यूल जो अगर हम बात करते हैं, इट इज अ जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का एक ग्रुप होता है दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद होता है। इस तरीके से बात करें, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर एटम की फॉर्म में मौजूद है, और जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो H2 बना लेता है, और ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल के तौर पर जाना जाता है। H2 एक मॉलिक्यूल है, वहीं पर हाइड्रोजन एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, लेकिन Cl2 एक मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसके दो जिन किन्हीं भी एटम से मिलकर वो बना है, तो वहाँ पर उनके बीच में जो इंटर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस फोर्स के कारण ही वो एक दूसरे के साथ वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। अगर हम डिफाइन करें अगर इस मॉलिक्यूल को, तो कह सकते हैं मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल of an independent existence and show all the properties of that substance। यानी ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल एक तरीके से मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं उस छोटे से छोटे पार्टिकल के तौर पर, जो कि एनवायरनमेंट में या नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने आप में वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी शो कराता है जो प्रॉपर्टी उसी के एटम या उस एलिमेंट के द्वारा शो कराई जाती है। जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होंगी वही प्रॉपर्टी होंगी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम के द्वारा या हाइड्रोजन एलिमेंट के द्वारा शो कराई जाती है। उस तरीके की प्रॉपर्टीज वहाँ पर दिखाता है। ठीक है, यहाँ तक। Atoms of same elements or of different elements can join together to form molecules। सेम एलिमेंट्स के भी एटम एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया। और वहीं पर अलग अलग एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम भी कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर है और ये वाटर भी अपने आप में एक मॉलिक्यूल ही है। अब यहाँ पर बात करें, ये जो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट के एटम से मिलकर बना है, ये भी मॉलिक्यूल है, और ये सेम तरीके के एटम्स से मिलकर बना है। तो जो मॉलिक्यूल है वो सेम तरीके के एलिमेंट के एटम के साथ मिलकर भी बन सकता है, और अलग अलग एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइंड होकर भी मॉलिक्यूल जो है वो बना सकता है। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, अब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे बनते हैं देखते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होगा वो सेम ही तरीके के एटम के साथ मिलकर बना होगा, जैसे कि ये है H2, ये एक ही एलिमेंट का एटम है। मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। अब बात करें
कुछ तो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका मॉलिक्यूल केवल एक ही एटम से मिलकर बना होता है, वहीं पर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना होता है। अब वहीं पर कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर 3 एटम होते हैं और आगे 4 वाले भी होते हैं, 5 वाला भी होता है, 8 वाला भी होता है। ठीक है, तो इनके बेसिस पर हम इनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं। अब हम एक वाले की बात करें, इन विच ओनली वन एटम इज प्रेजेंट, केवल एक ही एलिमेंट एटम प्रेजेंट हो, तो वो है आपके आर्गन। आर्गन है। उसी तरीके से हीलियम है। ये ऐसे हैं जिनका एटम का सिंबल भी यही है और मॉलिक्यूल का सिंबल भी यही है। ठीक है, तो इनको मोनो एटमिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोनो एटमिक मॉलिक्यूल के तौर पर जाना जाता है। मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है ये। और वहीं पर जो दो से मिलकर बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, तो इसको डाई एटमिक मॉलिक्यूल के तौर पर जाना जाता है। डाई एटमिक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है और ये एटम है। जब H लिखा हो केवल तो वो एटम कहेंगे, और जब दो ऐसे H2 के फॉर्म में लिखा होगा तो वो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अब 2 वाला हो गया। अब जब 3 वाले की बात करते हैं, इसके अंदर 3 एटम्स प्रेजेंट हो, इन विच 3 एटम्स आर प्रेजेंट, जिनके अंदर 3 मौजूद होते हैं, तो वो कहलाता है ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, उसका एग्जाम्पल है ओजोन, यानी O3, उसका एक एग्जाम्पल है। क्या है? ओजोन एक इसी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ ओजोन बन गई, ओजोन। ऐसे ही फास्फोरस, अगर हम बात करते हैं फास्फोरस की, इसकी बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो है वो अपने आप में टेट्रा एटमिक है। कैसा है? टेट्रा एटमिक, यानी कि P4 बनाता है। केवल P लिखा होगा तो वो फास्फोरस एटम है, अगर P4 लिखा है तो ये मॉलिक्यूल है। ऐसे ही S लिखा है तो वो सल्फर एटम है, और अगर S8 लिख देते हैं तो वो सल्फर मॉलिक्यूल बन जाता है। इसको पॉली एटमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। पॉली एटमिक मॉलिक्यूल, इसमें 4 से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको पॉली एटमिक मॉलिक्यूल कह देते हैं। 4 वाले को टेट्रा, 3 वाले को ट्राई, 2 वाले को डाई और 1 वाले को मोनो एटमिक के नाम से जाना जाता है। इसके आगे की बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो।